हेलो बच्चों। एम आई ऑडिबल और विजिबल? ओह, विजिबल तो नहीं होंगे, लेकिन बच्चों, बच्चों क्या दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो हम तो विजिबल तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑडिबल ज़रूर होंगे। तो चलिए, आप सभी का एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है। आप लोग अपना तैयारी पूरी ताकत से ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, पूरे जी जान झोंक रहे होंगे। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड अटेम्प्ट, किसी का थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो भी हो, लेकिन सबकी हिम्मत, कंपटीशन तगड़ा होने वाली है। आप लोग को खुद पता है सबके बारे में, तो घबराना नहीं है। अपनी पढ़ाई को और रफ्तार में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के मोड में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को और ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, खासकर एग्ज़ाम्स के समय में, और वो प्रेशर बहुत ले लेते हैं। तो ये प्रेशर नहीं लेने का समय है। और प्रेशर लेके भी क्या करोगे? मान लीजिए आपने प्रेशर ले लिया, तो क्या करोगे? किसी का कुछ तो लोगे नहीं, बाद में आप ही को दिक्कत है, करना तो आप ही को है। तो प्रेशर लेने का कोई मतलब नहीं है। आपने अपना ये सोचिए कि आपने 100% दिया कि नहीं। मैं खुद अपना ही बात लेता हूँ। मैंने भी जे मेंस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन अपना मैंने जितना हमको देना था मैंने दे दिया। ट्वेल्थ के साथ भी दिया, इस बार ड्रॉप लिया था उसमें भी दिया, जो देना था दे दिया। बट इसी तरह आप भी अपना 100% दे, या बहुत का इस बार विदाई करेंगे नीट को, बहुत सारे छोड़ देंगे आप नीट, या क्लियर भी करके बहुत सारे छोड़ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यही आप दिमाग में बैठा के रखिए कि एक एग्ज़ाम्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। अपना 100% दिए, बट यही दिमाग में आप बैठा लीजिए कि इस एग्ज़ाम्स के बाद हमको पछताना नहीं है कि हमने अपना 100% नहीं दिया। बाद में अगर 10-20 साल बाद अगर आप इस पल को याद करें, तो ये आपके मन में एक दिन का सा भी, एक छोटा सा भी पछतावा ना हो कि मैंने अपना जी जान लगा के पढ़ाई नहीं किया था, जो था आगे मैंने किया। यही शिद्दत के साथ आपको अपनी मेंटलिटी को बरकरार रखना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसके लिए मैंने कुछ एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का खास करके कुछ जो ब्लॉक में है एनसीईआरटी के डायरेक्ट टेबल जो कह सकते हैं, टेबल वाला जो चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हर फिजिकल केमिस्ट्री को हो, या जैसे कि केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंट का हो, या और भी इनऑर्गेनिक का हो, मैंने उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो डिस्कस क्या करेंगे, आपको सिर्फ बता देंगे। आप तो खुद पढ़े हुए हैं, इतना अच्छा से पढ़े हैं, सिर्फ आपको आपको ये पीडीएफ मैंने बनाया है, और आप सिर्फ इसका एक बार नज़र दे के चले जाइएगा। मैंने इसको एक कंपाइल कर दिया एक साथ, और पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। यही के साथ मैं अपना जो आज का पीडीएफ है उसको शुरू करता हूँ। तो चलिए, पहला तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि कंपैरिजन ऑफ फिजियो ऑप्शन एंड केमिजो ऑप्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन फिजियो ऑप्शन और केमिजो ऑप्शन में क्या है, मैंने सिर्फ मैं मेन पॉइंट को हाईलाइट करूँगा, और इसका डिफरेंसेस क्लियर करते हुए आपको चलूँगा। और आप जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको आपके साथ जो भी हमारा एक्सपीरियंसेस है, जेईई मेंस का 4 शिफ्ट का मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके शिफ्ट के बारे में मैं बताऊंगा। और लास्ट में बने रहिएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्स किस तरीके से, कब कौन सा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा, और आप पूरे फ्रीली, कोई प्रेशर आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा, और उस तरीके से आप क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस है उसको आप कर लेंगे। आई होप। क्या स्टार्ट करें? अगर स्टार्ट, तो आप थम्स अप जरूर कर दीजिएगा कमेंट में। तो चलते हैं। तो पहला फिजियो ऑप्शन एंड केमिजो ऑप्शन का पहला जो डिफरेंसेस है वो क्या है, इट अराइजेज ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। फिजियो ऑप्शन में देखो, वैन डर वाल फोर्सेस जो वीक फोर्सेस के कारण होता है फिजियो ऑप्शन, और केमिजो ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग होता है। देखो, केमिजो ऑप्शन केमिकल बॉन्डिंग होता है, फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है केमिजो ऑप्शन में, और इसमें फिजियो ऑप्शन क्या है, फिजिकल चेंजेस में तो आराम से वैन डर वाल फोर्सेस होता है, वीक फोर्सेस। दूसरा है डिफरेंसेस नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, एक है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। तीसरा है रिवर्सिबल, जैसे फिजिकल चेंज भी पढ़े होंगे क्लास 7 सब में, 6 में, रिवर्सिबल होता है फिजिकल, जो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है उसी तरह से, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। तो उसी तरह से आप याद रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, दोनों डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस से। मोर इजिली, ये बात आप याद रखिए, आपके साथ ऐसा रीजन में भी बहुत बार पूछा है कि मोर इजिली लिक्विफेबल जो गैसेस होते हैं वो एड्जॉर्ब्ड रीडली, तो बहुत सारा आराम से रीडली वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं।
तो एडजॉर्ब वो रीडली मतलब बहुत तेज़ी से, जो मोर लिक्विफेबल गैसेस है आराम से वो क्या कहता है, डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस पे। जो मोर लिक्विफेबल गैस है एडजॉर्प्शन उसका ज़्यादा होगा। तो वो बात, वो ये जो बात है आपको याद रखना होगा। तो चलिए अगला पॉइंट से, गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट सो केमिजॉर्प्शन। जैसे एडजॉर्बेंट होता है वह सरफेस जिस पे रिएक्शन होता है। एडजॉर्बेंट सतह हुआ है, मान लीजिए एक सतह है, कॉपी ले लीजिए, उस पर बहुत सारे धूलकण जो हवा में है वो आके बैठ रहा है। देखते हैं ना, कॉपी छोड़ देते हैं तो उस पर धूलकण बैठ जाता है, तो क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्बेंट क्या हुआ, ये कॉपी का जो सतह है वो एडजॉर्बेंट हुआ, और एडजॉर्बेंट क्या हुआ, जो आया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दोनों में एक केमिकल बॉन्डिंग, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो केमिजॉर्प्शन आ गया उसे। और इंथैल्पी वाला याद रखिएगा, ये पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आया है। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो होता है, केमिजॉर्प्शन 20 से 40 होता है, लेकिन फिजियोप्शन में 20 से 40 होता है, लेकिन केमिजॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। इस बात को याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए 6 पॉइंट है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, उसमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। इसमें 7वां पॉइंट, नो एप्रिसिबल एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है फिजियोप्शन में, लेकिन केमिजॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और दोनों में सरफेस पे डिपेंड्स करता है। जैसे कि मान लीजिए सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे, मान लीजिए एक कॉपी लिया और बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लोगे, उस पर एडजॉर्प्शन होगा तो वो ज़्यादा ही होगा एडजॉर्प्शन। हाँ ज़्यादा तो होगा एडजॉर्प्शन, क्यों, क्योंकि बहुत सारा धूलकण तो बहुत सारा फैला हुआ है ना, वो आकर बैठेगा पूरे कार्डबोर्ड पे आ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो दोनों का आप समझ सकते हैं इसको। और अगला जो लास्ट पॉइंट है, मल्टी मॉलिकुलर। तो देखो मल्टी मॉलिकुलर लेयर कौन फॉर्म है, फिजियोप्शन। फिजियोप्शन में क्या होता है, वीक होता है, तो वीक मल्टी मॉलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए स्पेस पूरी खाली है, तो उस पर बहुत सारे, मान लीजिए एक स्पेस खाली है, उसमें बहुत सारा एडजॉर्ब मतलब जो पार्टिकल्स आके बैठेगा, तो एक लेयर, दो लेयर, उस पर उस एक पहले नीचे वाला लेयर, उसके बाद उसके ऊपर लेयर, उसके इस तरह से बहुत सारा लेयर बनेगा फिजियोप्शन में। तो मल्टी मॉलिकुलर लेयर कहते हैं इसको। और जो केमिजॉर्प्शन में केमिकल, एक बार बॉन्डिंग बन जाता है तो बॉन्डिंग, जैसे कि आप समझ सकते हैं ना, पहला पहला प्यार जो होता है उससे आप समझते हैं यूनिमॉलिकुलर, जो पहली नज़र में हो जाता है प्यार, उसके बाद अगर दिल टूटता है ना, फिर से दिल लगाने की हिम्मत नहीं होती है। उसी प्रकार से यूनिमॉलिकुलर लेयर फॉर्मेशन करता है, केमिजॉर्प्शन बॉन्डिंग होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा टेबल है, ये बात याद रखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाला मैंने हर पॉइंट जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, और आप अपना PYQ भी उठा के देखिएगा तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, वही सबको मैं हाईलाइट किया हुआ। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर देख सकते हैं, कैन शुगर से ग्लूकोज में बना है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ है कैन शुगर का, वो देख सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है, तो इंजाइम का जो कैटलिस्ट हुआ याद रखिएगा, जैसे कैन शुगर से ग्लूकोज फ्रक्टोज में इन्वर्टेज की मदद से, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल के जाइमेज की मदद से, और स्टार्च जो है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किए डायस्ट्रेज की मदद से, डायस्ट्रेज यानी स्टार्च से माल्टोज, डायस्ट्रेज, और माल्टोज से ग्लूकोज बनाए, माल्टोज को लेके ग्लूकोज बनाए तो माल्टेज एंजाइम है। और उसी प्रकार देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड द एंजाइम यूरेज कैटेलाइज दिस डिकम्पोजिशन। जैसे अमोनियम जो कि यूरिया होता है, NH2CONH2, यूरिया का फार्मूला याद है ना, क्या होता है, NH2CONH2, नचा रहे हैं CO को, और किसके साथ, पानी के साथ करेंगे तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, यूरेज यूज करेंगे, तब ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये कैटलिस्ट पूछते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग करके एसेशन रीजन में इस तरह से वो पूछ सकते हैं, तो डरना नहीं, अब फोर फार के आना है। इन स्टार्च द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, स्टोमैक में जो पेप्सिन एंजाइम्स होता है, आप तो बायो के स्टूडेंट्स आराम से ये सब जानते होंगे, प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, वाइल इन इंटेस्टाइन द पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन्स कन्वर्ट, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन होता है, पढ़े थे ना लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th वाले भी समझ रहे होंगे। हाँ, कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस करके आराम से होता है। उसमें कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, इसको तो कहने की जरूरत नहीं है, लैक्टोबैसिली एंजाइम्स प्रेजेंट होता है कर्ड में, ये सब आगे चलिए अगले। और ये टेबल आप अच्छा से याद रखिए, कि यहाँ पे जो यूरेज वाला है, वो यूरेज सोयाबीन लिखा हुआ है ना नीचे से सेकेंड में, हाँ ये से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये सोर्स क्या है, इन्वर्टेज का सोर्स क्या है, जाइमेज का सोर्स क्या है, डायस्ट्रेज, माल्टेज, यूरेज, पेप्सिन, सबका सोर्स याद रखिए। और इंजाइमेटिक रिएक्शन किस तरह से हो, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बना, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज ग्लूकोज में यूरिया जो है, यूरिया किस में, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, अल्फा अमीनो एसिड बायोमोलिकुल्स में भी था।
तो यहाँ से आपका क्लियर होगा। बायोमोलिक्यूल्स फोर फार के आए होंगे ना, अगर दिक्कत है तो बायोमोलिक्यूल्स छठा चैप्टर को बटोर लेंगे एक बार, तो इस तरीके से देख लेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। तो अगला चलते हैं, हैबर प्रोसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता था, हैबर प्रोसेस का डिस्कशन उस्कशन लिखना, कमेंट आप लोग समझ रहे होंगे। तो हैबर प्रोसेस चलते हैं। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं, हाइड्रोजन का 2NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। इसमें मॉलिब्डेनम जो है प्रमोटर का काम करता है। देख लीजिए, हम कैटलिस्ट याद रखना है, और प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होता है, ये कंडीशन याद रखना है। नाउ इट इज ए मिक्सर ऑफ, देखिए नाउ इट इज आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड जिसको आयन हम कब पढ़ते हैं, आयन ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। और रस्टबार्ट प्रोसेस क्या होता है जानते हैं ना, नाइट्रिक एसिड बनाने में। तो नाइट्रिक एसिड का प्रोसेस दिया हुआ है, NH3+O2 NO+H2, ये सब हम कितना पढ़े आप समझ रहे होंगे। रस्टबार्ट प्रोसेस नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, इसमें क्या है प्लेटिनम, प्लेटिनाइज, रोडियम ये सब पढ़े थे, वो सब यूज होता है। एस्बेस्टोस टेम्परेचर इतना होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, उसमें भी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे याद रखना है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 फटाक से क्वेश्चन आएगा, फोर फार का डायरेक्ट माना टिक आगे। आप देखो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। क्या है सॉलिड डिस्पर्सिंग फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्सिंग फेज डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है दोस्तों, तो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, जैसे आजकल तो गर्मी महीना में बन रहा होगा क्या, शिकंजी उकंजी बना रहे होंगे, नहीं तो लेमनेट तो बना रहे होंगे ना, नींबू पानी। तो नींबू पानी में क्या करते हैं, पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, नींबू हो या जो उसमें चीनी डालते हैं, जो भी शक्कर डालो, चीनी डालते हो ना, तो वो क्या होता है डिस्पर्सिंग मीडियम होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसा समझो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि पानी ज़्यादा मात्रा में उसमें चीनी मिला दिए, तो चीनी मिला दिए वो छोटा कम मात्रा में, तो डिस्पर्सिंग फेज हो गया, ज़्यादा मात्रा में डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। और मीडियम का स्पेलिंग भी बड़ा है तो बड़ा होता है, फेज का छोटा है तो छोटा होता है, इससे भी याद कर सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस नहीं बच्चा, गैस नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता, ये सोल्यूशन बन ही नहीं, कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो ये नहीं है, तो आप यहाँ से कितना 3 मतलब 6 और 2 8 ही हैं, तो 8 याद रख सकते हैं आप। कैसे याद करें, जैसे कि आप देखिए जिसमें डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो गैस वाला को पहले रख लेते हैं। गैस क्या है, गैस वाला कौन है, अच्छा तीसरा नंबर ऊपर से, तीसरा नंबर गैस है मीडियम, उसमें जिसका गैस डिस्पर्सिंग मीडियम जो है बच्चों, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसका क्या है गैस है, वो एरोसोल होगा। देखो गैस वाला एरोसोल है, एगो ऊपर से तीसरा और कितना, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठा एरोसोल है ना। और एरोसोल का एग्जांपल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्लाउड्स वाला भी पूछा हुआ है, स्मोक, डस्ट क्या है। उसके बाद एमल्सन पे आ जाएगा, लिक्विड एमल्सन बनाता है ना, एमल्सन वो हो गया, वहाँ से पूछ देता है एमल्सन मिल्क, हेयर क्रीम, बटर। इसका ट्रिक भी था, क्या था ट्रिक कैसे याद रखें, जैसे कि मान लीजिए टाइप्स ऑफ कोलाइडल का ट्रिक हम कैसे याद रखें, एस सॉलिड सोल है, उसके बाद सोल है, एरोसोल है, जेल है, एमल्सन है, एरोसोल है, सॉलिड सोल है, फोम है। तो इसको याद रखते हैं। एस से होता है सोनाक्षी सिन्हा, ए से आगे जाकर आगे आगे आगे, ए से ई होता है ना, AGE से आगे होता है, तो ए से एरोसोल, जी से जेल, और आगे आकर शर्माते हुए फिसल गई, ऐसे याद रखो। तो सोनाक्षी सिन्हा से, एस से सोनाक्षी, सिन्हा से सोल, सोनाक्षी से सॉलिड सोल, सिन्हा से सोल, आगे से ए आया ना आगे में, तो एरोसोल, AGE होता है ना, तो जी फॉर जेल, ई फॉर एमल्सन, आगे आकर शर्माते हुए, आगे आकर ऐसे वही एरोसोल, शर्माते हुए, शर्मा से सॉलिड सोल फिर आ गया, फिसल गई, फिसल से फोम आ गया। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं टाइप ऑफ कोलाइडल को। और यहाँ पे एग्जांपल्स को आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए पेन, सेल, फ्लूइड्स हो गया, सम कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स, स्मोक, जेलीज, क्रीम, क्लाउड देखिए क्लाउड क्या एरोसोल में आता है ना, क्लाउड का एग्जांपल देखिए एरोसोल है ना। तो क्रीम ये सब याद रखिए, सोप, लेदर सब याद रखिएगा। मतलब जो मेन है एरोसोल हो गया, एरोसोल के बारे में बता दिए, जो कि डिस्पर्सिंग मीडियम जिसका गैस होता है, एरोसोल होता है। लिक्विड बड़ा एमल्सन होता है, उसके बाद एमल्सन होता है ना बच्चों। हाँ, तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, आराम से एक बार झलक दिखला लो, अपने दिमाग में झलक बैठा लो, अपने दिल में बसा लो कुछ ही समय में, और उसके बाद फोड़ फाड़ के आ जाओ। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आवे तो छोड़ना नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार बकसना नहीं है। उसके बाद चलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स। पॉजिटिवली चार्ज सोल्स क्या है, पहला है पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल। ये भी
वही चैप्टर का है, तो आप इसका डिफरेंस देख लिया। हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड्स हो गया Al2O3.XH2O क्रोमियम, CrO3.XH2N, FeO3.XH2O, तो एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन इसमें इसका सब पानी के साथ है। और बेसिक डाइस्टफ जैसे कि मिथाइलिन, ब्लू सोल हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है। हेमोग्लोबिन ब्लड हो गया, हेमोग्लोबिन जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज सोल से। ऑक्साइड्स हो गया टाइटेनियम TiO2 सोल्स, उसी प्रकार से ये पॉजिटिव में है। और नेगेटिव में देखो मेटल जैसे कि कॉपर सिल्वर गोल्ड आ गया, कॉपर सिल्वर गोल्ड नेगेटिव में आता है। मेटलिक सल्फाइड जैसे कि AS2S3, Sb2S3, CdS सोल्स, ये सब हो गया। एसिड डाइस्टफ जैसे कि इओसिन हो गया, कॉन्गो रेड सोल्स ऑफ स्टार्स, गम जिलेटिन ये हो गया, चारकोल क्ले, ये सब क्या है नेगेटिवली चार्ज सोल है। तो इसमें आपको सिर्फ एक बार झलक देख लीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन अभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आता ही है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देगा कि हेमोग्लोबिन कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सोल्स है कि नेगेटिवली चार्ज, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब आता है, चलिए मेटलर्जी पे आ गए। मेटलर्जी का ये मेटलर्जी का ना मैंने कुछ ट्रिक्स भी बनाया अपने मतलब वीडियो अपने चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और कुछ तो डिलीट हो गया है लेकिन हम फिर बना देंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी इंपॉर्टेंस है जो एनसीईआरटी का, उस पर हम बात करते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, आयन है, कॉपर है, जिंक है। तो एल्युमिनियम का बक्साइट याद रखना है, बक्साइट हो गया। उसके बाद केओलिनाइट एक फॉर्म ऑफ क्ले होता है, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Si2O5, इसका ट्रिक होगा हम बनाए अच्छा से, तो आप याद रख सकते हैं। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेट, आयन का कौन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट जिसको फुल्स गोल्ड भी कहते हैं, कॉपर पायराइट, मेलाकाइट, क्यूपराइट। जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट देखो CuFeS2 आ गया, आयरन पायराइट FeS2, मेलाकाइट जैसे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बड़ा पढ़े थे मेलाकाइट जिसका ग्रीन कलर हो जाता है। रस्टिंग वगैरह पढ़े थे ना, भूल गए क्या? क्लास 10th को भूल गए आप? नहीं, थोड़ा बहुत याद होगा। रस्टिंग पढ़े थे जिसमें कोरोजन पढ़े थे, उसमें तो ये रिएक्शंस आता है। क्यूपराइट हो गया, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ग्लेंस हो गया, कॉपर सल्फाइड, जिंक ब्लेंड और सेफ्लेराइट हो गया, जिंक सल्फाइड, कैलामाइन हो गया, जिंक कार्बोनेट, और जिंक साइट हो गया, जिंक ऑक्साइड। तो समझ आया? तो ये जिंक साइट देखो, आइड वाला जिंक ऑक्साइड आ गया, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंक ब्लेंड, जेडेन सेफ्लेराइट, ये भी अलग नाम से भी पूछ सकता है। ये चंड बहुत है एनटीए वाले, तो संभल के रहना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। आगे चलते हैं, ये आप अकरेंस वाला आप पढ़ लीजिएगा। बक्साइड, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट देखो Na3AlF6, वो गहरा प्रेम बड़ी हमारी स्टोरी इसमें बनाए थे Na3AlF6 का, आप जरूर देखिएगा इसका और मज़ा आ जाएगा आपको। आराम से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जिंक ब्लेंड, ये टेबल आप आराम से पढ़ लीजिएगा, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दूंगा। तो चलिए अगला चलते हैं। उसके बाद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे जेई मेंस हो या नीट हो या एडवांस हो, बहुत पसंद है ये सब टेबल उसको। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O NO, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। और ये रिएक्शन देख लो, कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हीट किए, ये कलरलेस, कौन सा कलर है? जैसे N2O कलरलेस गैस है, न्यूट्रल गैस है। NO क्या है? NO भी कलरलेस गैस है, न्यूट्रल गैस है। और रिएक्शंस देख लीजिए, और ये याद होना चाहिए। और देखिए जैसे N2O तो वही सेम आ गया क्या? अच्छा, सेम स्लाइड आ गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जैसे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है N2O3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो रिएक्शन भी दिया हुआ और ब्लू, तो पूछ देगा ब्लू सॉलिड एसिडिक कौन सा ऑप्शन देगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे देगा और कहेगा ब्लू सॉलिड एसिडिक कौन सा है? N2O3, N2O2, इस तरह से दे देगा। तो N2O3 देखो ब्लू सॉलिड एसिडिक है। उसके बाद NO2, ये तो NO2 PB, वो लेड का पढ़े थे ना रिएक्शन, NO2 वाला ब्राउन गैस निकलता है ना फ्यूम्स, तो वो ब्राउन गैस फ्यूम्स NO2 होता है, ब्राउन गैस होता है। देखो कलर भी याद रखना है। जैसे PbNO, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, सेम आपने क्लास 10th में ये रिएक्शन पढ़ा होगा। PbNO3 का होल 2 हीट क्या होगा? NO2 प्लस PbO प्लस NO2 प्लस O2 आया था ना, तो ब्राउन गैस एसिडिक है। उसके बाद N2O4, जो कि N2O4 भी कलरलेस सॉलिड है, लिक्विड है, एसिडिक है, एसिडिक भी है और सॉलिड है, लिक्विड भी है, कलरलेस भी है N2O4। और N2O5 देखो कलरलेस सॉलिड एसिडिक है, तो कलरलेस सॉलिड एसिडिक। अगर पूछ देगा कि ब्लू सॉलिड एसिडिक कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, तो N2O3, देख रहे हो ना ऊपर में है। तो ये सब याद करके जाइएगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो आप फोर का आइएगा, रिएक्शन देख लीजिएगा एक बार, नज़रों में बसा लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो है इसमें NO बॉन्ड पूछ देगा कभी स्ट्रक्चर देके, या बहुत डायरेक्ट पूछ देगा N2O3 में कितना NO बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड क्या है, N और डबल बॉन्ड O कितना है, ये सब बड़ा भी क्वेश्चन पूछ देगा। कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, छोटा है, कौन सा मतलब बैंड शेप है, एंगुलर है, प्लेनर है, ये सब टेट्राहेड्रल, ये सब पूछ देगा। तो ये हम आपके साथ सिर्फ दिखा दिए एक बार झलक, आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके नोट्स में होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे। और ये तो और मस्त है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो यहाँ पर देख लिया हाइपोफॉस्फोरस, जो ये सब जो है फॉस्फोरस एसिड, देखो हाइपोफॉस्फोरस
आ गया H3PO3 PO2 H3PO3 H4P2O5 H4P2O6, ये आप भूल से भी मत छोड़ के देखिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 1POH बॉन्ड, ये डायरेक्ट पूछेगा कि इतना, कोई दे देगा, पूछ देगा कि हाइपोफॉस्फोरस एसी हाइपोफॉस्फोरस में कितना POH बॉन्ड है या PH बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड O है, दिया है ना, 1 है 2 है 1 है, इस तरीके से पूछ देगा। और प्रिपरेशन में रिएक्शन भी देके पूछ देगा, या रिएक्शन भी पूछ देगा कि वाइट P4 प्लस अल्कली क्या होता है, फॉस्फीनिक होता है या हाइपोफॉस्फोरस होता है। तो ये तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो फॉस्फीनिक देख रहे हैं ना, ईनिक आ रहा है, और ऑर्थोफॉस्फोरस में अस जो आ रहा है उसमें फॉस्फोनिक आ रहा है, और फॉस्फोनिक और फॉस्फीनिक दो चीज़ आ रहा है ना। फॉस्फीनिक पहला में, हाइपोफॉस्फोरस में फॉस्फीनिक, और ऑर्थोफॉस्फोरस में फॉस्फोनिक है। उसके बाद पायरोफॉस्फोरस में H4P2O5 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरिक ई का बनाया गया H4P2O6, और ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7 प्लस 5, मेटाफॉस्फोरिक HPO3 का होल N प्लस 5। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी याद होना चाहिए। और रिएक्शन देखिए, फॉस्फोरस एसिड प्लस बी ब्रोमीन दे देगा, हीट इन द सेल ट्यूब दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लेगा घुमा फिरा के। तो ये टेबल आप मत छोड़िएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में जेई एडवांस भर भर के पूछा है, नीट हो नहीं, नीट का भी आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, जितना साल का कितना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये हेलिक वाला, हेलिक हेलस सब आप एक बार देख लीजिएगा। क्लोरस क्लोरिक किस तरह से बनता है, बेसिक जो क्लोरस का एसिड HOClO HOClO2 HOClO3, इस तरह के HOBRO2 कौन सा बनता है, ब्रोमिक एसिड पर ब्रोमिक एसिड, इसका आपको फार्मूला होना चाहिए। और ये हेलस हेलिक सबका, हाइपोहेलस हेलस हेलिक कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए XX, ये क्या है, प्रॉपर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इंटर स्ट्रक्चर बेस्ड आता है, जिसके बैंड टी शेप देख रहे हैं ना ये सब। तो इसमें यहाँ पे BRF5 IF5 CLF5 कौन सा स्ट्रक्चर इसी में दे देगा, इसमें से कुछ अलग दे देगा, जैसे कि IF5 दे दिया, क्या इसका बताओ कलर क्या है, कलरलेस गैस है, सॉलिड है, ये इसका स्ट्रक्चर, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप देख रहे हैं ना IF5 का है ना, X5 में इस तरह से XX से CLF BRF IF या BRC ICL, ये आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे नीचे हम देखिए XX का IF7 है, कलरलेस गैस होता है, पेंटागोनल है, बाई पिरामिडल है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार तो पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से डी ब्लॉक में घुस गए अपना, और डी ब्लॉक में यहाँ पे कहाँ कौन चीज़ खत्म की, तो ये था हमारा पी ब्लॉक का मेन चीज़। और यहाँ पे डी ब्लॉक में घुस रहे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ट्रांजिशन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन, जिससे पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट्स है जिसका सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देख लीजिए +3 स्कैंडियम का, और जिंक का +2 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर। मैग्नीज का कितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन का, कॉपर क्रोमियम का, उसके बाद कोबाल्ट का, कॉपर का, ये सब टाइटेनियम का, ये सब पूछ देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर नज़रों में बसा लो, नज़रों में बसाने के साथ साथ दिल में बसा लो, कभी निकले ही ना। तो आगे चलिए। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कम, जैसे KMNO मतलब पोटासियम पर मैग्नेट पोटासियम डाइक्रोमेट वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में आप करके जाइएगा, NCERT एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेस्ट क्वेश्चन होगा। चेंज इन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन रिडॉक्स के साथ मिलकर आपको तड़का मिल जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकता है अगर थोड़ा सा भी थोड़ा ऊपर ले जाएगा तो, लेकिन उतना आएगा नहीं उतना, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड अगर आएगा तो आप निकाल सकते हैं। MnO2 का, MnO3 का, Mn3O4 का, देखें ना MnO का, देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन +7, Mn2O7 का ग्रुप 7 है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिया, +6 क्रोमे CrO3 का X1 का बनाते थे ना, आराम से उस तरह से निकाल लीजिएगा और वो कर सकते हैं आप। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है, कब होता है, D0 D10 ट्रांजिशन में कलरलेस आता है। उसके बाद D3 D9 जो क्रोमियम 2+ का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, निकेल 2+ का ग्रीन होगा, कोबाल्ट 3+ कोबाल्ट 2 का ब्लू पिंक होगा। ज़्यादा थ्योरी में जाएगा तो बेटा सॉरी यार, यहाँ से मतलब ज़्यादा अगर डीप में जाएगा तो यहाँ से ये पूछ सकता है कलरलेस ब्लू ग्रीन वायलेट, ये सब पिंक, ये सब पूछता है। क्या कि जेई में भी देखा हूँ, ज़्यादा अगर देखते हैं उसके पास दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, ये फंसाएगा ये थ्योरी में। तो आप याद रखिएगा। सॉरी फॉर
जो मैंने कहा दिया थोड़ा सा निकल जाता है, क्योंकि बार बार एक ही रूम में बंद रहते हैं और अपने आप से पढ़ते हैं, जैसे टीचर्स नहीं होते हैं ऑनलाइन में पढ़ते हैं, तो अपने आप को खुद उस तरह से एड्रेस करना पड़ता है टीचर के रूप में भी, तो निकल जाता है। इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों एक्टिनोइड्स का। यहाँ पे थोडियम, और आगे देख लीजिए थोडियम का, ये देखिए इसका मतलब सिंबल है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आसानी होता है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ज़्यादा, जैसे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये कहते हैं लेंथेनॉइड हो गया, और एक्टिनोइड्स, इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर भी लेंथेनम दिया हुआ है, उसका वही है सब, और रेडियस का थोड़ा सा भी ट्रेंड दिया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है, और थोड़ा सा रेडियस के बेस्ड वाला ट्रेंड्स भी देख लीजिएगा। तो ये था। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनम एंड एक्टिनोइड्स की बात करते हैं, जैसे AC का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, थोरियम +4, इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी थोड़ा सा आप एक बार झलक देख लीजिएगा। तो ये है। आगे चलिए, ये हो गया अच्छा कंट्रोल एंड कहते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हम भी बायो का स्टूडेंट हो गए, नहीं नहीं, ये है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड है। अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जैसे येलो कलर हो गया CONH3 होल, NH3 का होल 6+3 और 1:3 इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये डायरेक्ट है, आप खाली इसको देख लीजिएगा। और पर्पल कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर किसका क्या होता है वो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पे भी है, ये क्वेश्चन है, आप इसका देख लीजिएगा सेकेंडरी कितना आता है ये सब। और यहाँ पे SP इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 6 है, उसमें कैसे SP3D, SP2 टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, SP3D में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है, SP3D2 में ऑक्टाहेड्रल, D2SP3 में ऑक्टाहेड्रल आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछता ही है, केमिकल बॉन्डिंग मिला के, और केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन का छला मतलब बहुत बहुत वेटेज है, तो 2-2 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। उस बार तो देखे थे भाई 3 क्वेश्चन आया था केमिकल बॉन्डिंग से, तो केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन को आप छोड़ के ना जाए, कम से कम ये झलक तो देख ले। ये कलर बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत समय से पूछ रहा है, आइसोमेरिज्म वाला भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ येलो कलर COCl, और वेवलेंथ थोड़ा सा देख लीजिए 535 500, मतलब ट्रेंड्स बेस अगर बेस ही जाएगा तो यहाँ से थोड़ा सा वो कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑब्जर्व एंड द कलर ऑब्जर्व इन सम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ये देख सकते हैं। तो ये है। अब चलते हैं कौन सा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में कुछ फार्मूला है जीरो ऑर्डर में, तो जीरो ऑर्डर जीरो होता है। और कैसे याद रखेंगे, मोलर की पावर 1 - n याद करे थे, तो 1 - n और सेकेंड इनवर्स याद किए थे मोलर, जैसे मोल पर लीटर, मोलर को क्या लिखते हैं मोल पर लीटर, और सेकेंड इनवर्स, तो मोलर के पावर 1 - n, n यहाँ पे हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें हैं, तो 1 - यहाँ पे जीरो ऑर्डर है, जीरो पुट कर देंगे तो मोलर सेकेंड इनवर्स हो गया। अगर 1 - n करेंगे तो n का आ जाएगा, अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 - 1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मोल इनवर्स लीटर, सेकेंड इनवर्स। तो अगर मान लीजिए आपको अगर यूनिट पता है ना, तो आप ये भी पता, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसमें यूनिट दिया हुआ है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ गया, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको यूनिट पता है रेट कांस्टेंट का, तो जीरो ऑर्डर कह दोगे, सेकेंड इनवर्स आ गया तो अरे फर्स्ट ऑर्डर है। अब मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आ गया, तो अरे बोलेगा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, चल साइड हो, इतना हमको पका मत, चल आगे चल। तो इस तरह से। और डिफरेंशियल रेट जो होता है dr/dt बराबर -k और dr/dt -kr, ये ऐसे KT = R0 - R दिया हुआ है, तो इसे याद करते हैं C0 - CT, KT बराबर C0 - CT। उसके बाद ln बराबर पढ़े थे ना वो KT हाफ का फार्मूला ln 2/k, ये हाफ लाइफ सब यहाँ पे दिया है ना, R0/2k दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर में R0/2k होता है, और फर्स्ट ऑर्डर में ये हाफ लाइफ आप जरूर याद रखेंगे। R0 या C0 मतलब कौन सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, और यूनिट तो आपको बता दिया कि इस तरह से आपको याद कर, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स या मोल पर लीटर को मोलर कहते हैं, सेकेंड इनवर्स, इस तरह से आप कर सकते हैं याद। ln 2/k हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। और उसके बाद बस यही एक दो टेबल था उसमें काइनेटिक्स में। अब चलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आता है, और कहाँ से क्वेश्चन आया है, एमलगम वाला। नीचे से आप देख सकते हैं लिक्विड सॉलिड जिसमें लिक्विड है, और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, वो डायरेक्ट एमलगम वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम के साथ
क्वेश्चंस आया है। डायरेक्ट मैं आपको पैलेडियम वाला भी क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, तो आप इसको टेबल्स को एक बार गैस कितना है, 3 3 6 3 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्सर कॉमन एग्जांपल्स आप जैसे मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन हो गया एंड नाइट्रोजन गैसेस हो गया, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस हो गया, लिक्विड गैस, कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये आप टेबल्स अच्छा से याद कर लीजिए, खासकर एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, डायरेक्ट लिक्विड सॉलिड बना, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड क्या है, लिक्विड। तो एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम के साथ इसका एग्जाम्पल्स वाला भी क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। अगर थ्योरी में घुसेगा तो यहाँ सबसे निकाल सकता है। हाँ, तो आप देखिए ये कहाँ से है, ये डिस्टिंक्ट बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस। तो आप समझ गए सॉलिड स्टेट का है, तो सॉलिड स्टेट का क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड का डिफरेंस आना चाहिए। जैसे डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, डिफिनिट होता है क्रिस्टलाइन में, इरेगुलर होता है एमोरफस में। और ये इसका क्रिस्टलाइन जो होता है ना, मेल्ट करता है शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर पे, लेकिन ग्रेजुअली सॉफ्ट एंड ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर भी ये सॉफ्ट हो जाता है एमोरफस जो है। तो इस तरीके से याद रखिए। क्लीवेज प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन देख लीजिए। और आगे है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। कौन सा एनिसोट्रॉपिक होता है, क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, और जो है एमॉर्फस जो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। तो ये याद रखिए, एनिसोट्रॉपिक, ऐसा मत उल्टा मत कर दीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। तो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मतलब एक क्रिस्टलाइन में अगर बात किया जाए तो एक दिशा में अगर चलेंगे तो वो डिफरेंस होगी सबका, लेकिन आइसोट्रॉपिक में सेम होगा वो जो उसके एलोंग्स लेते हैं लाइन के एलोंग, तो वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा उसका प्रॉपर्टीज। तो नेचर ट्रू सॉलिड्स होता है। ट्रू सॉलिड्स कौन होता है, क्रिस्टलाइन जो ट्रू सॉलिड्स, और सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स कौन होते हैं, वो एमॉर्फस होता है। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर किस में होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर किस में होता है, एमॉर्फस में होता है। क्यों, क्योंकि पिस्ता बादाम बना देते हैं उसको। हाँ, समझ आया, हाँ, पिस्ता बादाम बना दो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है किसमें, क्रिस्टलाइन में। तो इस तरह से आप था। और दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। जैसे मॉलिकुलर सॉलिड्स हो गया, मॉलिकुलर सॉलिड्स में भी बहुत टाइप है, जैसे नॉन पोलर हो गया, पोलर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इस सब का एग्जाम्पल याद रखिएगा। और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, ये सब तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। पूछ देगा कि ArCCl4 दे देगा, बोलेगा नॉन पोलर है, हाइड्रोजन I2CO2 HCl SO2 H2 आइस पूछ देगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला। तो इस तरह के मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। आयोनिक सॉलिड में आयन से कोलम्बिक फोर्स होता है NaCl, ये तो पता हो जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। लेकिन मेटलिक सॉलिड में फिर फंसाएगा आपको, पॉजिटिव आयंस इन C ऑफ द डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, मेटलिक बॉन्डिंग दे देगा। ये हार्ड बट मेलिएबल कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट बट एज वेल इन मोल्टेन स्टेट में, ये कंडक्टर्स होता है इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट में। तो मेटलिक वाला हो गया। आगे देखिए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स था, और एटम्स, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग SiO, क्वार्ज और क्वार्ज ग्लास में कन्फ्यूजन होता है बच्चों। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत क्वार्ज और क्वार्ज ग्लास में आप एक बार डिफरेंस देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा कौन सा क्वार्ज और क्वार्ज ग्लास में कौन सा क्या है, एमॉर्फस कौन है, और SiO2 क्या है। SiO2 क्वार्ज देखो, ये हुआ ना, क्वार्ज हो गया। SiC का डायमंड का, ये नेटवर्क सॉलिड कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड हो गया। ये तो आप एक बार, मेरा आपसे एक विनती है कि आप क्वार्ज और क्वार्ज ग्लास का डिफरेंस देख लें, बहुत कन्फ्यूजन होता है और बहुत गलत मार्क करके आते हैं। और ये वाला क्यूबिक कौन सा है, एग्जाम्पल्स देख ले। क्यूबिक वाला में टेट्राहेड्रल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, ब्रेविस लेटिस है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल का, ये सब आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा, ये एंगल पे बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, एंगल पे। और एक्सियल डिस्टेंस जो होता है ना, एक्सियल AB बराबर है कि नहीं, ये आपको ट्रिक तो सर बताए होंगे, उससे याद कर लीजिए। वही पढ़े थे ना एक बार, कौन था वो, मोनोथेरी क्लिनिक पे वाला, तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो ये सब है। ग्रेफाइट हो गया, कैल्सियाइट, देखिए HGS का सीने बार को, इसमें रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल माचिक्स का मैच बॉक्स दे देगा, एनसीईआरटी में वो भी दिया हुआ है। तो वो सब थ्योरी में था, तो हम उतना नहीं लिए, हम ब्लॉक से भी लिए हैं, जिसे डायरेक्ट अब शॉर्ट समय में ज़्यादा अगर हमको चाहिए फटाफट रिवाइज, तो ऐसे कर सकते हैं। और ये मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, तो मोनोक्लिनिक आ गया। Na2SO4.10H2 कौन सा मोनोक्लिनिक है, K2Cr2O7 या कॉपर सल्फेट 5H2OH3BO3 बोरिक एसिड जो है वो ट्राइक्लिनिक है। ये सब एग्जाम्पल्स वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर नया कुछ खोजेगा तो ही सब ने खोजेगा ना, तो इसके पास कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया मेरे दोस्तों। तो चलिए आपके साथ जो मैं बताना चाहता था कि आप पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में, आपका पेपर्स ऑनलाइन मोड्स में नहीं होगा, आपके पास मिलेगा OMR शीट आपको, और समय पे मिलेगा। और सबसे पहले आपसे है कि आप एग्ज़ाम में जाइए, शांत से बैठिए, ज़्यादा अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। पानी का बोतल ले जाइए, भाप लेके जाना है, भाप मतलब B से हो गया बोतल, कौन सा बोतल चाहिए, वही पारदर्शी होना चाहिए, दोनों बगल दिखना है, ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, हाँ, पारदर्शी होना चाहिए। तो B से हो गया बोतल, A से हो गया एडमिट कार्ड, A से हो गया आधार कार्ड, और P से हो गया
पेन लेके जाना है, हम इस ट्रिक से भी पढ़ लेते हैं, बाप को साथ लेके जाना है तो बाबूजी को कभी मत भूलना। नाराज थोड़ा सा बकचक हो जाता है बट उतना मत होना, तो इस तरीके से लेके जाना है। तो अगर बोतल नहीं जाते हैं कम से कम आप तो जाइए, आप एग्जाम नहीं दीजिएगा कौन देगा। तो AAP से आप याद कर सकते हैं, ये चीज़ आपको भूलना नहीं। एग्जाम्स में जाइए, काम रहिए, कूल रहिए, अच्छा से दीजिए एग्जाम्स। और देने वक्त कैसे आप एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने बहुत का तो बायो होगा फेवरेट, हाँ जानते हैं बायो होगा, बायो से शुरू करेंगे। बहुत का फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री शुरू करेंगे। कोई हो गया केमिस्ट्री फिजिक्स से भी शुरू कर सकते हैं, तो फार्मूला बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम अगर केमिस्ट्री से कोई शुरू करता है, जैसे बायो है तो ईजी होगा तो आप संभाल ही लोगे, लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री से सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चंस देखिए। आप क्वेश्चन स्किप करते देखते जाइए, अभी तो पन्ना होगा इसमें, तो आप पेज को उल्टाते जाइए। अच्छा इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आएंगे ही निश्चित है, 8-10-20 या टेबल वाला क्वेश्चन, मैथ्स द फॉलोइंग वो फटाफट कर देंगे। तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन जो है उसको निपटा लीजिए ताकि आपका नंबर सेव हो जाए। फटाफट से देखिए, अच्छा ये है डायरेक्ट ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो पॉलीमर का है, ये इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का, फटाफट टिक मारिए। इन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपने शेयर किया, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हमारे 7-8 क्वेश्चन यहाँ बनाए, उसके बाद फिजिक्स में फटाक सा नहीं है, तीनों सब्जेक्ट को रोन देना। फिजिक्स में गया, अच्छा फार्मूला, अच्छा क्वाड्रेटिक की, आई थिंक सॉरी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, फटाफट टिक मारिए, आगे बढ़िए। उसके बाद बायो में भी वैसे करिए, सबको रोन दीजिए। आपका क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा लेंदी लगे छोड़ते जाइए। सबसे पहले शॉर्ट को बटोर लीजिए, पहला जो राउंड में आप ये कर लीजिए, कम से कम 20-30 क्वेश्चन। तो ऐसे आप तो आराम से 20 क्या 40 तो नहीं कर सकते हैं, मतलब मान लो 25 क्वेश्चन बना, मिनिमम 15 क्वेश्चन बना, पहला में बना लीजिए। उसके बाद दूसरे में जाइए, थोड़ा मीडियोकर क्वेश्चन जो बनने वाला था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो उसमें घुसिए, उस पर थोड़ा टाइम दीजिए। और लास्ट वाले में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है लास्ट मोड में वो करिए। 3-4 अथी में आप क्या कर सकते हैं, पहला राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कर करके बीच बीच में राउंड खत्म हो, पानी पीजिए, आराम से कूल रहिए, दीजिए मज़े से एग्जाम्स। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पे कर रहा हूँ, पूरे काम लेके दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी रिजल्ट आए, अपना 100% देना है, तो भूलना नहीं है। तो आई होप मेरे साथ बने रहने के लिए, और आई होप ये वीडियो मैं जल्द ही आपको अपलोड कर दूंगा और आप इसको आसानी से देखिएगा। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ, अगर इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF दे पाऊँ तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत होगी। अगर आपके पास समय हो तो आधा घंटा के लमसम ये वीडियो 40 मिनट का बन चुका है, तो आप देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ आगे और कुछ आपका रिक्वेस्ट है या कुछ भी है, आपको कुछ परेशानी है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल हूँगा। थैंक यू वेरी मच।